गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट अच्छा रहा सभी का? और जिसका नहीं भी रहा हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी बच्चों आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, नेगेटिव वाले जनरली ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कुछ समय बाद आप भी पास होगे, आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अभी चाहे वो फर्स्ट ग्रुप पास आउट बच्चा हो चाहे वो फेल आउट बच्चा हो, आपके साथ ही है वो। तो एज सच बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस पर ज्यादा दिमाग लगाना। रिजल्ट पर आपका काम केवल एक ही होना चाहिए, एफर्ट करना, और एफर्ट करते रहो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लियर है बच्चों? ओके संस्कार बेटा, आगे बढ़े हमारे चैप्टर की ओर। जो हम पढ़ रहे थे उसी पर आ जाएं। हम हमारे एफर्ट में कमी नहीं लाएंगे, बस एक कसम खा लो, जैसा आप रिजल्ट के पहले पढ़ रहे थे वैसे ही रिजल्ट के बाद भी कंटिन्यू रखना है। ओके, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक एफर्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है? हेलो, अमय, अरुण, आयुष, महिमा, बिल्कुल। चलें तो बढ़ते हैं आगे। एडवांस कब तक खत्म होगा? आपको कब खत्म करना है बच्चों? आराम से पढ़ो। वैसे मैं आपको अभी फेब चल रहा है, मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा लिक्विडेशन चल रहा था बच्चों। लिक्विडेशन के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सारे बच्चे बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी कि आपको कुछ लिस्ट और सीक्वेंस में सारी चीजें लिखना है। क्या वो लिस्ट सारे बच्चों को याद हुई? बोलो। बिल्कुल। सर जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं उनका उनका बेटा आपको मैंने मार्च एंड इनका बोला है पुराने बच्चों का। तो नए बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, मान के चलना बेटा वो भी मार्च अप्रैल अप्रैल लास्ट तक खत्म हो जाएगा। अप्रैल, मिड ऑफ द अप्रैल मान के चलना बेटा, 15-20 दिन ज्यादा लगेंगे, बस ज्यादा नहीं लगेंगे। चलें, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर मैंने आपको दो लिस्ट बताई थी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी। लिस्ट ए किसकी थी, जल्दी से बताएं। लिस्ट ए के अंदर सिक्योर्ड असेट थी क्या? जैसे आपने लोन ले रखा है और लोन के अंदर किसी असेट को मॉर्गेज कर रखा, तो वो असेट लिस्ट ए में आएगी क्या? फटाफट फटाफट बोलें, जल्दी से बताएं। नहीं, वो कहां जाएगी? लिस्ट बी में जाएगी, बिल्कुल। तो लिस्ट ए में कौन सी असेट्स आएंगी? जो किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट प्लेस्ड या मॉर्गेज नहीं है, दैट इज योर अनसिक्योर्ड असेट या फ्लोटिंग चार्जेस असेट। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो प्लेस्ड असेट हमने कहां डाल दी थी? लिस्ट बी के अंदर। और जो प्लेस्ड नहीं थी वो सारी असेट कहां डाल दी थी हमने? लिस्ट ए के अंदर। इसके अलावा बच्चों फटाफट फटाफट मेरे को बताएंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज के अंदर क्या आएगा? फटाफट बोलो। लिस्ट ए में आ गई थी हमारी नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाली असेट, और उनकी कौन सी वैल्यू हमको लिखना थी ये भी बता दें। कौन सी वैल्यू आपको लिखना थी? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। लिस्ट बी के अंदर हमारी दो चीजें आ गई थी बेटा, सिक्योर्ड असेट भी और उसका क्रेडिटर्स भी। आ गया था कि नहीं? बोलो। फिर हमने पढ़े थे प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कुछ, लिस्ट सी वाले। लिस्ट सी के अंदर हमारे कुछ प्रेफरेंशियल पेमेंट आए थे, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर आए थे। कहने को तो ये अनसिक्योर्ड थे बट लेना है, आपको बताएंगे। फटाफट फटाफट नाम बताएंगे कौन कौन से। सबसे पहले टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। उसके बाद इंप्लॉय की सैलरी बेजेस, वो भी कितनी? फटाफट बोलो, वो भी कितनी? प्रीसीडिंग 12 मंथ में 4 महीने की सैलरी और 20,000 विच एवर इज लोअर। इसके बाद हॉलीडे रिम्यूनरेशन आपने पढ़ा था,
पूरा अमाउंट का पूरा प्रेफरेंशियल्स होगा, कोई कंपनसेशन इंप्लॉय को ड्यू है तो वो भी पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल्स होगा, कोई ग्रेजुटी फंड पीएफ वगैरह है तो वो भी पूरा का पूरा क्या होगा, फटाफट बोलो, प्रेफरेंशियल्स होगा। दो और चीजें, एक तो ईएसआई प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, और लास्ट वन इज क्या, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस जो ट्रिब्यूनल ने किए रखवाए थे वो भी प्रेफरेंसेस होंगे। इतना अमाउंट प्रेफरेंशियल्स होगा, हमने ये डील किया था। क्या ये सबको समझ में आ गया था, बोलो। ये सारे क्रेडिटर हमारे लिस्ट सी में आएंगे। इसके बाद लिस्ट डी के अंदर आएंगे फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर। इन जनरल मैंने आपसे बोला था वो क्या होंगे, आपके डिवेंचर होल्डर। अगर डिवेंचर होल्डर के बारे में किसी ने बताया नहीं कि डिवेंचर होल्डर आर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, तो आपको उसको क्या मान लेना है, फ्लोटिंग चार्ज मान लेना। लेकिन क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर दे कि डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिर वो लिस्ट बी में चले जाएंगे। या क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करे कि डिवेंचर आर अनसिक्योर्ड, तो फिर वो लिस्ट ई में आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर, ऑलवेज अज्यूम डिवेंचर्स आर फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा कोई दूसरा लोन हुआ तो वो भी क्या होगा, फ्लोटिंग चार्ज मान लिया जाएगा, ये भी लिस्ट डी में लिख दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी लिस्ट ई में। लिस्ट ई में बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, जो भी आपके बच गए, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, फटाफट बोलो, हेलो। तो वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, फटाफट बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा कुछ आपके प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का वो पार्ट जो प्रेफरेंसेस नहीं बन पाया, जैसे मैंने आपसे बोला था, फटाफट बोलो, एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस 20,000 से अगर ऊपर की है तो वो अनसिक्योर्ड में ही रहेगी, लिस्ट यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज, कई ऐसे गवर्नमेंट टैक्सेस हो सकते हैं जो प्रीसीडिंग 12 मंथ से भी पहले के ड्यूज हो, तो वो भी हमारे अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे। और एक लिस्ट बी वाले पार्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जितना आप अमाउंट रियलाइज नहीं कर पाए, वो भी यहाँ लिस्ट ई में आएगा। लिस्ट ई एक बड़ी बनती है, इसके अंदर हमको सारी बातें ध्यान रखना है। फिर हमने आपसे बोला था लिस्ट ऐप के अंदर कौन आएंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिस्ट ऐप के अंदर रख दी जाएगी, जिसके अंदर प्रेफरेंस कैपिटल आएगी और इनका कोई अरियर ऑफ डिविडेंड हुआ तो वो आएगा। और लास्ट में क्या आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर में कौन कौन आएंगे बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, क्लियर। और इनकी कौन सी कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जितना इन्होंने पे किया है। और लास्ट लिस्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस, लिस्ट एच। लिस्ट एच के अंदर दो चीजें आती हैं, सारे बच्चों को पता है कौन कौन सी दो चीजें आएंगी, फटाफट बताएंगे मेरे को। एक तो क्या, जो सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में गिवन थे वो, और साथ ही साथ क्या आएंगी, फटाफट बोलो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर आप जोड़ दोगे तो ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस टैली करेगा। क्लियर है, बोलो। वेरी गुड। ये थी बेटा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में फॉर्मेट याद कराया था, क्या वो फॉर्मेट सारे बच्चों को याद है, बोलो। तो चलो क्यों ना क्वेश्चंस किया जाए इसका एक, हेलो। तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहां ले रहा हूं, सारे बच्चे सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसमें अभी तक जितना पढ़ा है सब कुछ रिवाइज्ड हो जाए। क्लियर है बच्चों, हेलो, ओके। तो देखें, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल बनाया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे इसका। मैं आपको इसको लार्ज कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। लेके ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का टोटल लगा लें। सबसे पहले बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बच्चों, हेलो। ओके, बैलेंस शीट के बाद सेकंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है मैंने, कुछ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी लिख रखी है, बिल डिस्काउंट की, जीएसटी की, और अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट आपको दी हुई है। और आपसे बोला है कि आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ले लिया बच्चों, हेलो, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करें एक क्वेश्चन, ओके बच्चों।
तो सबसे पहले मेरे बच्चों बताओ क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूं, बोलो। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एक हेडिंग किसकी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किसका बना रहा है, फटाफट बोलो। मैंने बोला था कैसा बनाएंगे आप, एज एट 31 मार्च जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का। क्लियर है कि नहीं, डेट लिख देंगे। कौन सी कंपनी का बना रहा है उसका नाम लिख देंगे। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है हमारी, तो एक्स लिमिटेड का। क्लियर। चल, पहले अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा और नीचे अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, सारे बच्चों को पता है। लाइबिलिटीज में हम कितने कॉलम बनाएंगे, 2। अभी अमाउंट का एक ही कॉलम आपको बनाना है। लिखेंगे यहां पर सबसे पहले तो पर्टिकुलर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान रखना वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू है कि एस्टिमेटेड है। कौन लगा रहा है ये एस्टिमेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों लगा के दे रहे हैं हमारे लिक्विडेटर को कि भैया लिक्विडेटर साहब इससे अच्छे से लिक्विडेशन करना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई थी, बोलो। बिल्कुल। तो चलें लिखें, सबसे पहले हम कौन सी असेट की लिस्ट लिखेंगे यहां पर, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एज पर लिस्ट ए। ये हम सबसे पहले असेट। अच्छा, इन असेट्स में भी आपको एक काम करना है, आपको पता है लिक्विडिटी फॉर्मेट फॉलो करना है। तो पहले हमारे क्वेश्चंस में देख लेते हैं कौन कौन सी असेट सिक्योर्ड है। तो देखें, बोल रहे हैं एक बैंक लोन है जो सिक्योर्ड है किस पर, स्टॉक पर, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि सिक्योर्ड है प्लांट एंड मशीनरी पर। सारे बच्चे बताएं, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के बाकी सारी असेट क्या हो जाएंगी, फटाफट बोलो, अनसिक्योर्ड। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ देते हैं। तो स्टॉक को छोड़ना है, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ना है। इन दोनों असेट को कंसीडर नहीं करेंगे अभी हम, ना तो स्टॉक को कंसीडर करेंगे और ना ही किसको खड़ी करेंगे, फटाफट बोलो, प्लांट एंड मशीनरी। बाकी जो असेट दिख रही, गुडविल, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश, ये सब कहां आने वाली है, बोलो, लिस्ट ए। तो लिखना चालू करें। सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, फटाफट बोलो, कैश लिख दूं। सारे बच्चे बताएं कैश कितनी लिख दूं, 40,000। बेटा किसी के यहां से आवाज आ रही है, 40,000, कैश इज 40,000। कैश के बाद बताएं बेटा नेक्स्ट असेट, फटाफट फटाफट, आपके पास स्क्रीनशॉट है, जल्दी बोलते जाएं। डेटर, डेटर की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सारे बच्चे बताएंगे। बुक वैल्यू लिखूंगा कि नीचे रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है, तो रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है एस्टिमेटेड। डेटर कितने रुपए लिख दूं, बोलते जाएं, मैं लिख दूंगा 1,80,000 की डेटर। डेटर के बाद बताएं बेटा कौन सी असेट और लिख दूं, डेटर के बाद स्टॉक लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट लिख लूं। बताएं इन्वेस्टमेंट से कितना रियलाइज्ड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। इन्वेस्टमेंट के बाद बताएं बच्चों, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लिख दूं, हमारी क्या है, फटाफट बोलो, अदर फिक्स असेट्स हैं, अदर एफए। बताएं बेटा कितने रुपए की अदर फिक्स असेट दे रखी हैं। तो अदर फिक्स असेट से कितना रियलाइज्ड हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 7,50,000।
तो 7,50,000 अदर फिक्स असेट से रियलाइज्ड हो गया। और बेटा स्टॉक को तो लेना नहीं है, अभी प्लांट एंड मशीनरी को लेना नहीं है। अब केवल बच गई क्या, जल्दी से बताएं, गुडविल। और गुडविल से कितना रियलाइज्ड हुआ, 10,000। तो गुडविल से 10,000, ये लीजिए बच्चों, बन गया 10,000। ये आ गई हमारी कौन सी लिस्ट, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। लिस्ट ए का टोटल लगा लें जल्दी से, लिस्ट ए का टोटल, बस ये टोटल लगा के लिखना है, कोई बड़ा काम नहीं। बताएं कितना आ गया। अमय, आनंद, अरुण, अवनी, महिमा, नमन, निहिरा, जल्दी से कैलकुलेशंस करके बताएं। 11,00,000, 11,80,000, ये आया हमारे लिस्ट ए का टोटल। बताएं लिस्ट ए बनाने में कोई दिक्कत, 2 नंबर मिल गए हमको 12 में से, बताओ कोई दिक्कत है एग्जाम में करने में, इतना लिखने में। अब बताएं इस असेट के बाद हम कौन सी असेट लिखेंगे, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। इसके बाद हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे, कौन सी, तो लिखें असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एज पर लिस्ट बी, वेरी नाइस, एज पर लिस्ट बी। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे बोला था ये लिस्ट हम कैसी बनाएंगे, जैसा हमने अभी लिखा वैसा, कि टेबुलर फॉर्म में बनाना है। टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हमारा एक कॉलम यहां होगा नेम ऑफ असेट का, है ना बच्चों। फिर उन असेट की हम यहां लिखेंगे रियलाइजेबल वैल्यू। क्या लिखेंगे, असेट की रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। और यहां हम लिख देंगे हमारे उनके क्या, फटाफट बोलो, सम ड्यू, ड्यू टू क्रेडिटर, जितना क्रेडिटर का अमाउंट ड्यू है वो। और यहां हमारी 2 कॉलम और बनेंगे। बताएं बेटा, ड्यू माइनस करने के बाद या तो सरप्लस आ सकता है या फिर डेफिशिएंसी, तो हम यहां लिख देंगे डेफिशिएंसी। ये कहां चली जाएगी, सारे बच्चों को पता है, एज पर लिस्ट ई में ट्रांसफर हो जाएगी। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ट्रांसफर टू लिस्ट ई, अगर आती है तो। और बताएं बेटा, इसके अलावा लास्ट कॉलम किसका रहेगा हमारा, सरप्लस। बस काम खत्म। बताएं अब इस लिस्ट को बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। बताएं कौन कौन सी असेट ऐसी थी जो कि सिक्योर्ड थी। एक थी प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा क्या था, स्टॉक। तो लिख देते हैं यहां पर, सबसे पहले मैं स्टॉक लिख देता हूं, स्टॉक। बताएं कितने रुपए रियलाइज्ड हो रहे हैं स्टॉक से, हमारे पास 2,40,000, 2,40,000 रियलाइज्ड इन स्टॉक। सारे बच्चे बताएंगे 2,40,000 रियलाइज हुआ, स्टॉक से सबसे पहले किसको चुकाया जाएगा, जो इसका सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। स्टॉक पे क्या सिक्योर्ड था बेटा, एक बैंक लोन था। कितने रुपए चुकाना थे, 2.5 लाख। तो कितना लिख दूं, सारे बच्चे जल्दी से बताएं यहां पर, ऑल द स्टूडेंट्स, कितना लिख दूं फटाफट बोलो, 250। क्या पूरा पेमेंट हो पाएगा, 10 रह गए। बताओ 10,000 रुपए जो रह गए वो इसको कैसा पेमेंट मिलेगा, जो रह गया है। तो उसको अभी मैं डेफिशिएंसी वाले कॉलम में लिख दूं, सरप्लस वाले कॉलम में डैश लगा देता हूं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सारे बच्चे बताएंगे, इसके बाद फिर क्या है, एक और असेट थी, कौन सी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए रियलाइज्ड हो रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी से, ये भी आपको पता है, 2,10,000, 2,10,000।
प्लांट एंड मशीनरी से मेरे को क्या चुकाना है? प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी गिरवी किस पर? बैंक ओवरड्राफ्ट पर, और बैंक ओवरड्राफ्ट सेइंग 1,90,000, तो 190 ही चुकाना है। क्या हमारा पूरा पेमेंट हो जाएगा 190? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज फुली सिक्योर्ड। उसके बाद भी पैसा बच गया, कितना बच गया? 30,000। क्या ये सबको क्लियर हो गया? 20,000 बचा बेटा। ये सबको समझ में आ गया? बोलो। हम टोटल लगा लेंगे यहां पर, इसका लगाना हो तो बताएं बच्चों। टोटल, इस टेबल का टोटल लगा लेते हैं यहां पर, बताएं। और कोई असेट है नहीं। ये आ गया आपका 4,50,000। लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? 2.5 लाख प्लस 1,90,000, 4,40,000। और यहां कितना आ रहा है बेटा? 10,000 की डेफिशिएंसी, और ये 20,000 का सरप्लस। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बताओ बच्चों, सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट बी के सिक्योर्ड क्रेडिटर का टोटल कितना है? सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? मैं सरप्लस नहीं पूछ रहा हूं, सिक्योर्ड क्रेडिटर। अवनी सिंह 4,40,000। बाकी बच्चे? हिमांशु, यश गुप्ता, सारे बच्चे 4,40 बोल रहे हैं। इट इज योर रॉन्ग आंसर, ना कि 4,50। 4,40 टोटल थे, 4,40 में से 10 तो बेटा एज अ अनसिक्योर्ड हो गए। बोलो हेलो। 4,40 इज अ टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट उसमें से 10,000 तो अनसिक्योर्ड बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बेटे यश गुप्ता, 4,30,000 आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आंसर कितना हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर का, जो आपने एज अ सिक्योरिटी पेमेंट कर रहे हो। सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी से ही उनको पेमेंट करना है। बताओ बेटा कितने कहलाने? जल्दी से बोलो। 4,30,000। समझ में आया कि नहीं? याद करो मैंने समझाया भी था उस समय, मैंने बोला था इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। आप खुद सोचो, 2,50 वाले को पूरा 2,50 नहीं मिल पा रहा, 2,40 ही मिल पा रहा, तो 10 तो अनसिक्योर्ड में चला गया कि नहीं बच्चों? क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। बताएं इसमें से कितने रुपए बाहर चले जाएंगे आउटर कॉलम में? बोले 20,000। 20,000 जो बच गए वो बाकी के पेमेंट में काम आएंगे। आउटर साइडर में लिख देना है, और यहां लिख देंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, है ना? हेलो, स्पेसिफिकली प्लेस से कितना बच गया वो यहां आ जाएगा 20,000। बताओ बच्चों, लिस्ट ए लिस्ट बी, ये जो टोटल आया है ये किसके पेमेंट में काम आएगा? अब लिस्ट ए और लिस्ट बी का टोटल यहां अब हमको टोटल लगा लेना है। बताएं अब ये टोटल लगाएंगे सारे बच्चे। 11,80,000 और 20,000 कितना हो गया? 12 लाख। अब ये 12 लाख किस किस के पेमेंट में आएगा काम? सारे बच्चे बताएं। सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना बाकी है कि हो गया? 4 क्रेडिटर पढ़ाए थे मैंने। क्रेडिटर केवल 4 तरह के हैं। कौन कौन से? सिक्योर्ड, फ्लोटिंग, प्रेफरेंशियल्स और अनसिक्योर्ड। उसमें से अनसिक्योर्ड का पेमेंट हो चुका है। अब बच गए केवल कितने? बोलो 3। तो बस यहां अब हमको लिख देना है एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड टोटल असेट, टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। याद आया?
प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर secured by floating charge and unsecured creditor. क्लियर है कि नहीं, बोलो। लिख दिया 12 लाख, काम खत्म। बताओ बेटा, क्या हमारा असेट वाला पार्ट खत्म हो गया? हेलो, क्लियर। अभी हमको असेट की एक चीज और बनाना पड़ती है, वो सबको पता है। क्या बनाना है, फटाफट बोलो। समरी ऑफ ग्रॉस असेट। लेकिन ये कहां बनेगी बताओ? इनर कॉलम में ही रहेगी, ये आउटर कॉलम में नहीं आएगी। बिल्कुल, तो यहां आप बनाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस असेट। समरी ऑफ ग्रॉस असेट प्रिपेयर कर लेते हैं। समरी ऑफ ग्रॉस असेट में बताएं बेटा, सबसे पहले क्या लिख दूं मैं? लिख दें यहां पर ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। स्पेसिफिकली प्लेस्ड मतलब कहां से? लिस्ट बी। बताएं, लिस्ट बी से कितना लिख दूं? लिस्ट बी का कितना लिख दूं? तो कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो एक्चुअल में रियलाइज्ड हुई? 4,50,000। लाइबिलिटी पेमेंट करने के पहले 4,50,000। और बाकी अदर असेट, अदर असेट मतलब जो हमारी लिस्ट ए वाली थी, 11,80,000। टोटल लगा लेंगे यहां पर, काम खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों। लगा लो टोटल। टोटल लग गया है 16,30,000। 16,30,000 इज यूर टोटल ऑफ ग्रॉस असेट। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये टोटल जीए हमारा आ गया, ग्रॉस असेट्स आ गई है। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? हेलो, ये हमने बना लिया, हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया असेट का। और ये हमारे 6 मार्क्स कंफर्म हो गए 12 में से। बताओ बच्चों, 12 में से 6 नंबर तो मिल गए यहां तक। और ये कोई फॉर्मेट बहुत लंबा चौड़ा है जो आपको याद करना पड़ रहा है? बताएं। अब याद हो गया फॉर्मेट? अब बच्चों नेक्स्ट, इसके नीचे हमको क्या स्टार्ट करना है? हमको फटाफट सारे बच्चे बताएंगे इसके नीचे क्या आएगी हमारी? लाइबिलिटी। अब हेडिंग डालेंगे बीच में ही हम, क्या? फटाफट बोलो। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से अमाउंट के एक कॉलम और चालू हो जाएगा हमारा, इनर कॉलम। इनर कॉलम में हमारा क्या चालू हो जाएगा? ग्रॉस लाइबिलिटी। तो यहां लिख देंगे जीएल, ग्रॉस लाइबिलिटी। क्लियर? एक कॉलम हमारा चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बताएं, लाइबिलिटी हमारी 4 थी, कौन कौन सी? सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल्स, फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड। तो वो चारों लाइबिलिटी हमको यहां लिखना है बस। सबसे पहले कौन से क्रेडिटर का पेमेंट होता है हमको पता है, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हम यहां लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में यहां लिख देंगे एज पर, कहां है ये? लिस्ट बी में ही होते हैं। याद करो, लिस्ट भी 2 चीजों की होती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर की और सिक्योर्ड असेट की। दोनों कॉमन होती है लिस्ट, बोलो। इनका पेमेंट करना बाकी है कि इनको हम पेमेंट कर चुके हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। तो यहां डैश, लेकिन ग्रॉस वाले कॉलम में लिखना जरूरी है।
सारे बच्चे बताएं सिक्योर्ड क्रेडिटर अब बताएं कितने हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर अब बताएं कितने हैं। अब यहां जरूरत पड़ती सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखने की। अब बताएं लिस्ट टीबी को देखकर सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, आप बता सकते हो। बताओ बच्चों, आप इन दोनों के बीच का क्या लोगे, फटाफट बोलो, डिफरेंस। ये आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बस वो अमाउंट यहां लिख देना है, कितना लिख दूं, 4,30,000, 4,30,000 जो मैंने एक्चुअल में पेमेंट किया है। यहां डैश लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद सारे बच्चे बताएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद अब किसका पेमेंट किया जाता है, बोले। यहां लिखेंगे प्रेफरेंसेस क्रेडिटर एज पर लिस्ट, कौन सी, सी। क्वेश्चन में हमको ढूंढना है बैलेंस शीट के अंदर भी और बैलेंस शीट के बाहर भी कहीं कोई प्रेफरेंसेस क्रेडिटर तो नहीं है। चलें ढूंढते हैं हमारी बैलेंस शीट में। सारे बच्चे सबसे पहले यहां से देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर देखें, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर है। ये दोनों लोन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। बेजिस दे रखी है। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। ये बोल रहे हैं बेजिस आउटस्टैंडिंग है 1,20,000 रुपए की, वो भी 4 वर्कर की। बताएं। एक बच्चा मेरे से बोल रहा 80,000, पक्का, वेरी वेरी नाइस। सबसे पहला प्रेफरेंसेस क्रेडिटर आपको मिल चुका है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 80,000। अब ये 80,000 कैसे आया, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको मैं बता देता हूं। बताओ बच्चों, 4 वर्कर हैं, 4 वर्कर का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। एक वर्कर की लिमिट कितनी थी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 वर्कर हैं। बताओ कितने रुपए मैक्सिमम प्रेफरेंशियल्स हो सकता है, 80,000। तो बताओ बेटा 80,000 तो चला गया लिस्ट सी में, लेकिन ये तो टोटल 1,20 है। बताओ बेटा 80 प्रेफरेंसेस हो गया, क्या इसका कुछ पार्ट बच गया है, बोलो कितना बच गया है। सारे बच्चे बताएंगे 40,000 कहां आएगा, जल्दी से मेरे को बताएं। ये अनसिक्योर्ड का पार्ट बनेगा लिस्ट ई का। तो अभी तो मैं केवल लिस्ट सी का पार्ट लिख रहा हूं, ये लिख लिया है। इसके बाद इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है। बताएं बच्चों, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग में कौन से वाला इनकम टैक्स में यहां पर ले लूं, बताएं। प्रीसीडिंग 12 मंथ वाला, बिल्कुल बेटा। आप इसका असेसमेंट ईयर लिखें, फटाफट बताएं। असेसमेंट ईयर इसका 15-16 का असेसमेंट ईयर, 16-17, 16-17 का असेसमेंट ईयर, 17-18 और 17-18 की असेसमेंट ईयर, 17-18 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसी ईयर में कंपनी का क्या हो गया, फटाफट बोलो, वाइंडिंग अप। और यदि कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो सेम ईयर में ही क्या हो जाता है, टैक्स असेस्ड हो जाता है, बोलो। ये एक्सेप्शंस मैंने आपको पढ़ाया था। तो बताएं प्रीसीडिंग 12 मंथ 17-18 में कितना टैक्स ड्यू हुआ, प्रीसीडिंग 12 मंथ में। ये बच्चों हमारा लिस्ट सी बन गया। और 90,000 वाला क्या वहां जाएगा, जल्दी बताएंगे, लिस्ट ई में, अनसिक्योर्ड में जाएगा। अभी हम लिस्ट सी बना रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं हमारा 70,000। यहां पर क्या लिख दूं, फटाफट बोलो, वेजेस के अलावा इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग कितने रुपए लिख दूं, फटाफट बोलो, 70,000। ये भी हमने एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं 70,000 प्रेफरेंसेस क्रेडिटर की। इसके बाद बच्चों फटाफट और प्रेफरेंसेस ढूंढो। रेंट 6 महीने का है, 4 महीने का ले लूं, पूरा अनसिक्योर्ड, कहां जाएगा, लिस्ट ई। इसके बाद क्रेडिटर कहां जाएंगे, बीपी कहां जाएगा, सब अनसिक्योर्ड है। अब बताएं, यहां से तो हमने उठा लिया, बैलेंस शीट के बाहर देखें। बिल डिस्काउंट, सारे बच्चे बताएं, बिल डिस्काउंट इज अ प्रेफरेंशियल्स, लिस्ट ई। और बताएं बेटा जीएसटी दे रखा 17-18 का, करेंट ईयर का जीएसटी प्रीसीडिंग 12 मंथ का है। बताएं बच्चों जल्दी से,
लिस्ट सी में लिख दूं, ओके। और अरियरा प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है 2 साल का, बताओ ये कहां जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कहां होगा? लिस्ट एफ में जाएगा। तो चलो लिस्ट सी एक और मिल गई है मेरे को। जीएसटी आउटस्टैंडिंग चल रहा है कितने रुपए का? 1 लाख रुपीस का। लिख देते हैं यहां पर जीएसटी, लिख दूं बच्चों कितने रुपए? 1 लाख। अब सारे बच्चे मेरे को बताएंगे टोटल मिला के आपने प्रेफरेंसेस कैटर की लिस्ट बना ली है, बताओ कितने रुपए प्रेफरेंसेस कैटर में डाल दूं? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए जब मैं लिखूंगा तो यहां तो पेमेंट करने के हिसाब से लिखूंगा, तो यहां तो लिखूंगा नेगेटिव, बोलो। और सेम अमाउंट ग्रॉस वाले कॉलम में कैसा लिख दूं? पॉजिटिव। 2.5 लाख रुपए, काम खत्म। बताओ बच्चों 12 लाख की असेट थी, 12 लाख की असेट्स में से 2.5 लाख रुपए का आप पेमेंट कर दोगे तो कितना बैलेंस आपके पास बच जाएगा? बताओ 12 लाख माइनस 2.5 लाख रुपए कितना बचा? 9,50,000। सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे ये 9,50,000 अब किस किस के पेमेंट में काम आएगा? बताएं बेटा ये 9,50,000 किस किस के पेमेंट में काम आएगा? फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड दो लोगों को और देना है, बोलो। तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एस्टिमेटेड सरप्लस। अभी सरप्लस ही आ रहा है बच्चों, सरप्लस पैसा बच रहा है। एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर secured by floating charge and unsecured क्रेडिटर। आप बोलो तो पूरा लिख दूं, यूएससी से समझ जाओगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिखा है, बोलो बताएं। अब किसका पेमेंट कर दूं? चलो ये मैटर भी निपट गया, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर निपट गया। अब किसका पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद? डिवेंचर होल्डर का। तो अब बनाएंगे लिस्ट डी, लिखेंगे यहां पर डिवेंचर होल्डर secured by floating charge। as per list डी। चलें लिस्ट डी बनाते हैं अब जरा हमारी, और लिस्ट डी में देखते हैं लिस्ट डी में क्या क्या आएगा। तो हमारी बैलेंस शीट देखते हैं, लिस्ट डी वाले आइटम देखते हैं। लिस्ट डी में हमारे पास डिवेंचर है एक तो 15% वाले, कितने रुपए के? बताएं। ये तो लिस्ट डी में जाएगा क्योंकि डिवेंचर के साथ में ये नहीं बताया कि ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो पूरे हम क्या मान लेंगे? फ्लोटिंग चार्ज एज पर सेबी गाइडलाइन, बोलो। दूसरा बेटा इनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, याद करो मैंने बोला था जिस लोन का इंटरेस्ट है वो उसी कैटेगरी में चला जाएगा, बोलो। जैसे इनकम टैक्स का इंटरेस्ट होता लिस्ट सी में चला जाता, लिस्ट बी बैंक लोन का इंटरेस्ट होता तो सिक्योर्ड में चला जाता, क्लियर। फ्लोटिंग चार्ज का इंटरेस्ट फ्लोटिंग चार्ज में जाएगा। तो बताओ बेटा ये दोनों चीजें मेरे को यहां लिखना पड़ेंगी, तो दोनों चीजें यहां पर लिख देते हैं। बताएं क्या क्या लिख दूं, फटाफट फटाफट मेरे को बताते जाएं। एक तो लिख रहा हूं मैं 15% डिवेंचर, कितने रुपए के लिख दूं बोलो? 2 लाख। और साथ ही साथ में लिख रहा हूं इनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना था वो? 20 था। टोटल मिला के यहां पर अमाउंट हो गया हमारा कितना? 2,20,000। दैट अमाउंट इज डिडक्टेड एंड दैट अमाउंट इज पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं? सेम 2,20,000 हमने यहां भी लिख दिया, 2,20,000 यहां भी लिख दिया। अब बताओ बेटा 9,50,000 में से 9,50,000 में से ये 2,20,000 लिस्ट डी का माइनस कर दोगे तो बताओ कितना बैलेंस बचेगा? ये माइनस करने के बाद 9,50,000 का बैलेंस था हमारे पास,
7 लाख सरप्लस बचा। अब केवल किसका पेमेंट करना बाकी रहा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरप्लस अवेलेबल एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने के बाद बचा हुआ सरप्लस। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो लिख देते हैं यहां पर एस्टिमेटेड सरप्लस, तो देने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, नहीं तो आएगा ना, नहीं दिया होगा तो ही बैलेंस शीट में आएगा। बोलो, अगर दे दिया होगा तो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर। चलेगा बच्चों? कितना आ गया? 7,30,000। अब यहां हम एक लिस्ट बच गई हमारी, कौन सी? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन सी लिस्ट बच गई? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। लास्ट भिखारी हमारा कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चलो, इस भिखारीपन में कौन कौन आएगा? सबसे पहले तो मैं कहां से उठा के ले आऊं? जिनको छोड़ा है सबसे पहले तो उनको पकड़ पकड़ के लाओ। बताओ सबसे पहले कहां छोड़ा था? लिस्ट बी में। कितना अमाउंट छोड़ के आए थे लिस्ट बी में? फटाफट बोलो। 10,000। तो लिखें यहां पर एस्टिमेटेड unsecured balance of partly secured creditor। कहां था ये? फटाफट बोलो। लिस्ट बी वाला। कितने रुपए बच गया था ऊपर? 10,000। एक तो ये आ गया। और कहां कहां छोड़ा है बच्चों? वो भी, उनको भी पकड़ पकड़ के लाओ, जल्दी जल्दी बताओ। और कहां कहां छोड़ा? किस किस को छोड़ा था आपने? बिल्कुल, हमने कुछ लोग और छोड़े थे ऊपर जो प्रेफरेंशियल्स थे, लेकिन हमने छोड़ दिए थे। जैसे बेजिस, बेजिस का कितना अमाउंट हमने छोड़ दिया था? बोलो। 40,000। 40,000 की बेजिस यहां लिख देते हैं। बेजिस आउटस्टैंडिंग 40,000। कुछ इनकम टैक्स भी छोड़ा था, थे ये प्रेफरेंशियल्स, लेकिन अनसिक्योर्ड में आ गए थे। क्यों? क्योंकि ये लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। बोलो। तो ये 90,000 यहां आ जाएंगे। तो ये हमारे लिस्ट टी का हो गया, ये हमारा लिस्ट टी का चला गया। ऊपर कुछ था नहीं, नीचे आ जाएं फटाफट। रेंट, रेंट कहां जाएगा? लिस्ट टी में रेंट लिख दें। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का रेंट था? 1,50,000 का रेंट। बस बैलेंस शीट में से उतार उतार के लिखना है। और कौन था रेंट के अलावा? फटाफट बोलते जाएं। क्रेडिटर बताएं, क्रेडिटर कितने के? 2 लाख रुपीस के क्रेडिटर। क्रेडिटर के अलावा और कौन है बच्चों? क्रेडिटर के अलावा एक बिल्स पेबल भी है। बिल्स पेबल कितना था बच्चों? 1 लाख। वेरी गुड। ये तो हो गई बैलेंस शीट वाली लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर थी। हमने रेंट लिख लिया, क्रेडिटर लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया। अब बैलेंस शीट के बाहर वाली लाइबिलिटी देखें, कुछ और भी लिस्ट टी का आइटम है। बोलो। एक बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी दिख रही है सारे बच्चों को? तो ये बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी और यहां आ जाएगी। कितने रुपए की बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी है?
90,000। ये बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी कैसे? बेटा हमारे डेट हमने डिस्काउंटिंग कराई, डेटर ने पेमेंट नहीं किया, और डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो हमको देना पड़ा होगा। बोलो क्लियर? तो ये आ गई हमारी लाइबिलिटी टोटल मिला के। काम खत्म। बताओ बच्चों सारी लाइबिलिटी का टोटल कुल मिला के कितना हो गया? ये हमारी लिस्ट ई बन के तैयार है। बताएं कितना हो गया टोटल? 6,80,000 यहां से माइनस और 6,80,000 यहां पॉजिटिव। बाकी बच्चे भी टोटल लगा लें। क्या ये सही लिखा है 6,80,000? ओके। 680 माइनस करने के बाद भी कुछ बैलेंस बच गया। कितना बचा? बताएं। ये 50,000 किस क्या लिख दूं? 50,000 क्या लिख दूं यहां पर? फटाफट बोलो। सरप्लस बच रहा है, क्या लिख दूं? एस्टिमेटेड सरप्लस, या तो ये लिख दूं एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर मेंबर, या लिख दूं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद बचा हुआ सरप्लस। बात समझ में आई? बोलो। तो लिख देता हूं एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और मैंने आपसे बोला था यहीं पर आप ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल भी लगाओगे। बोलो। क्योंकि हमारे चारों क्रेडिटर आ चुके हैं फॉर्मेट के अंदर। जरा सारे बच्चे टोटल लगा लें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, चारों लाइबिलिटीज का। तो चारों लाइबिलिटी में क्या क्या है? एक तो है आपका 4,30,000, एक आ रही है 2.5 लाख रुपए, एक है 2,20,000 और तीसरी है 6,80,000। लगा लें बच्चों। कितना बच्चों? 15,80,000। 15,80,000 आपका आ गया है। यहां पर ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल लिख रहा हूं मैं 15,80,000। और मैंने आपसे बोला था ग्रॉस असेट में से ग्रॉस लाइबिलिटी अगर मैं माइनस करूंगा जीए में से, जीएल में यहां माइनस करूंगा तो आंसर टेली होगा। बोलो। तो ये आपके कैलकुलेशन सही किया उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहां आ रहा है 16,30,000 जीए, तो 16,30,000 जो ग्रॉस सरप्लस समरी ऑफ ग्रॉस असेट थी, 16 लाख कितनी थी? 30,000। ये रिप्रेजेंट कर रहा टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट 16,30,000 है। 16,30,000 में से आउटसाइड लाइबिलिटी चुकाई हमने कितनी? 15,80,000। तो ये बच्चों 50,000 रुपए हमारे पास सरप्लस ऐसे आया है। क्या ये टैली हो रहा है? ये 50,000 का सरप्लस टैली हो रहा है। टोटल एसेट इतनी थी, उससे टोटल लाइबिलिटी इतनी चुकाई है, तो हमारे पास 50,000 का सरप्लस बचा है। अब बस बताओ बच्चों, ये लिखने के बाद लास्ट पेमेंट अब किसका करना रह गया? फटाफट फटाफट बताएं। अब क्या लिखेंगे? फटाफट बोलो। इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। बताएं सबसे पहले किसकी लिस्ट बना दूं? इक्विटी या प्रेफरेंस? लिखे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एज पर लिस्ट एफ। और इसमें मेरे को बता दें किसका नाम लिख दूं मैं लिस्ट एफ के अंदर? तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर देखें हैं 12%, 3 लाख रुपए की। तो यहां लिख देते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। सारे बच्चे बताओ केवल यही अकेला है कि इनका कोई डिविडेंड डिविडेंड भी देना बाकी है? इनका डिविडेंड भी अरियर में आ रहा है। कितने साल का अरियर ऑफ डिविडेंड है इसके बारे में मैं आपको अलग से डील करूंगा, बट अभी लिख लें 2 साल का अरियर है। तो बताएं 2 साल का डिविडेंड हमारा यहां पर लिख दें। अरियर ऑफ डिविडेंड बताएं 1 साल का कितना बनेगा? 3 लाख का 12%, ये 1 ईयर का कहलाना, मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर 72,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया? ये 372
निगेटिव, लेकिन अब पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल लगा लिया है। क्लियर है बच्चों? 372 ये लिख दिया। इसके बाद लास्ट एक और कौन लिख दें यहां पर? इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या लिख दूं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल में क्या लिख दूं, बोलो। हाँ, तो हमारी पेड अप कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में मिल जाएगी 8 लाख रुपए। 8 लाख ये पॉजिटिव लिखूं निगेटिव लिखूं बच्चों, ये बता दो मेरे को। नेगेटिव। 8 लाख रुपए कैपिटल का इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करना। माइनस, ये जैसे ही माइनस करोगे तो बताएं बच्चों 50,000 में से ये दोनों चीजें माइनस होंगी तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। कितना आ रहा? 11,22,000 निगेटिव। निगेटिव आ रहा तो ये डेफिशिएंसी है कि सरप्लस? डेफिशिएंसी। बस यहां लिख देंगे एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड, किसके बाद आई है? किसके पेमेंट के बाद? मेंबर, एज पर लिस्ट एच। वेरी गुड। बताएं क्या ये टैली हो गया? काम खत्म। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मिल गए 12 नंबर। बोलो हेलो। अब बच्चों मेरे को बनाना है लिस्ट एच। क्या बनाना है? फटाफट बोलो। लिस्ट एच। अगर क्वेश्चन बोलता है लिस्ट एच भी बनाओ तो हम लिस्ट एच बनाएंगे, नहीं तो लिस्ट एच बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट एच इज वेरी इजी। लिस्ट एच में कोई दम नहीं है। यहां लिस्ट एच रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तभी बनाना है जब क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करे कि भैया लिस्ट एच भी बनाना है तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। 12 नंबर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंफर्म है। लेकिन साथ में लिस्ट एच आती है तो फिर एक क्वेश्चन 16 नंबर का हो जाएगा, जो कि आज तक नहीं आई इंस्टीट्यूट के इतिहास में। समझ में आया कि नहीं? बोलो। एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई लिस्ट एच। अगर आप छोड़ के भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर में लिस्ट एच को, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज तो है कि एक बार बना के बता दो। कोई बड़ा काम नहीं है। बनाए? बोलो हेलो। बताएं सबसे पहले क्या लिखें? लिस्ट एच मतलब क्या? आपके क्या? फटाफट बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस। दो चीजें लिखना है। सबसे पहले तो बताओ बुक में कितने रुपए का प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस पड़ा था? ये रहा 5,20,000 का पी एंड एल पड़ा हुआ है। वो भी किस साइड? असेट साइड। तो बताएं प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो एक तो मैं यहां लिख देता हूं बुक लॉस। क्या लिख दूं बच्चों? बुक लॉस गिवन इन बैलेंस शीट। कितने रुपए? 5 लाख। पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव? नेगेटिव। दूसरी चीज मैं यहां लिखूंगा क्या? एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटी। असेट्स और लाइबिलिटी पे जो प्रॉफिट और लॉस हुए हैं एस्टिमेटेड, वो और लिख दें। काम खत्म। सारे बच्चे बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी एसेट थी। स्टार्ट करते हैं, बुक वैल्यू और कंपैरिजन करते जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की थी। 3 लाख की बुक वैल्यू वाली एसेट से कितना रियलाइज हुआ आपको? 2,10,000। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू थी 3 लाख। बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब। और रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? फटाफट बोलो। 2 लाख। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। कितना लॉस लिख दूं? 90,000 का लॉस इस पर हुआ है। लिख दिया। और बताएं बेटा प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट आपकी क्या है? फटाफट बैलेंस शीट में देख देख के बोलते जाएं। गुडविल। गुडविल की बुक वैल्यू बताएं कितनी थी? 1 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू बताएं गुडविल से कितना रियलाइज्ड हो रहा है? कितने का नुकसान?
90,000 का गुडविल पे लॉस हुआ था। गुडविल के बाद बताएं नेक्स्ट असेट कौन सी है, जल्दी जल्दी बताएं। इन्वेस्टमेंट बताएं, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2 लाख, और मिला भी कितना, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। गुडविल के बाद बताएं बेटा, सॉरी इन्वेस्टमेंट के बाद कौन सी असेट थी, स्टॉक। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी, 350। 350 की वैल्यू थी स्टॉक की, बताएं 350 की वैल्यू से मिला कितना, 240। वेरी गुड। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का, 110 का लॉस इस पर हुआ, नेगेटिव। स्टॉक के बाद बताएं और क्या था, डेटर। डेटर की बुक वैल्यू कितनी थी, 180, और मिला कितना, बताएं एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डेटर, नहीं, कोई प्रॉफिट और लॉस डेटर पे नहीं हुआ। डेटर के बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक पे तो जनरली लॉस होता नहीं, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बच्चों, हेलो, लास्ट, ये तो असेट्स हो गई। इसके अलावा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में बेटा जो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज आपकी हैं, कौन सी लाइबिलिटी, फटाफट बोलो, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। सारे बच्चे बताएं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी पहले बुक्स में थी क्या, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ रही, बताओ जो लाइबिलिटी बुक्स में नहीं थी और आपको देना पड़ रही, बताओ वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा कि लॉस कहलाएगा, पूरा लॉस। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी फुल लॉस है, उठा के एज इट इज लिख देना है। बताओ कितने रुपए की कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में क्या क्या था, एक तो था आपका क्या, बिल डिस्काउंट, ये आपकी तो कुछ नहीं, टोटल लॉस कितने का, 90,000 का बिल डिस्काउंट पूरा लॉस। इसके बाद था क्या, फटाफट बोलो, जीएसटी कितना, 1 लाख, ये भी पूरा लॉस। और एक और था क्या, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने रुपए का, ये भी आपका पूरा क्या है, फटाफट बोलो, लॉस। टोटल लगा लें, एकदम टैली होगा आपका टोटल, देखें कितने रुपए का लॉस हुआ है, प्रॉफिट कहीं आया ही नहीं, लॉस ही लॉस होते रहे। बताएं कितना, 5,52,000। सही है क्या, 552, लिख दूं, 552 बच्चों, बताएं टोटल मिला के 552 का टोटल लगा लें, टोटल आपका कितना आ रहा है, बुक में इतने रुपए का नुकसान था, इतना लॉस और हो गया है, दोनों का टोटल लगा लें कितना हो गया, फटाफट फटाफट बोलें, 1072 आ रहा है बेटा ये तो, और आपका ऊपर अलग आ रहा था बेटा, 11 आ रहा था। ये टैली है सही, सही सब कुछ सही किया है क्या, 50,000 माइनस 372 माइनस 8 लाख करना जरा, 50,000 में से माइनस करना है, 50,000 इज अ पॉजिटिव बैलेंस, 372, हाँ 1122, इधर भी बेटा 1122 ही आना चाहिए फिर, इधर कुछ कैलकुलेशन सही है क्या, जरा डिफरेंस निकालना, कितना डिफरेंस आ रहा है 1122 और इसका, 1072 माइनस 1122, हाँ 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, पचास हजार का डिफरेंस क्यों आ रहा भैया, 50,000 कहाँ छोड़ दिए आपने, 50,000 कौन सा बाला छूट गया, क्या गड़बड़ लिख दी, रेंट ये सब लिखा है आपने, कुछ गड़बड़ छोड़ा, कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या छोड़ दिया है क्वेश्चंस के अंदर, ये 72 लिखा है, 90 ये लिख लिया है आपने, रेंट वगैरह सब सही लिखा था,
एक बार ये बैलेंस शीट को टैली करके देखना बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल तो सही है, ये 5,20,000 ही है क्या? स्टॉक 350, बैलेंस शीट लगा के देखना बेटा एक बार टोटल। कुछ गड़बड़ किया हुआ है, क्या छोड़ दिया आपने? मेरे हिसाब से टैली होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसके में। बैलेंस शीट टैली है, दोनों साइड का टोटल लगा के देख लें। लगा के देखें बैलेंस शीट का टोटल। ये इनकम टैक्स का टोटल लगा लें, बाहर लिख दें। 90 + 30 + 40 कितना हुआ है? 1,60,000। अब लगा लें। बैलेंस शीट टैली है, तो फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अदर फिक्स असेट छोड़ दी बेटा हमने, अदर फिक्स असेट लिखी नहीं आपने, बैलेंस शीट में बोली नहीं। अदर फिक्स असेट कितने रुपए की थी? ऊपर देखो, अदर फिक्स असेट 8 लाख की। आपने इस लिस्ट में अदर फिक्स असेट नहीं बोली। अदर फिक्स असेट कितने की थी फटाफट बोलो, और मिला कितना? कितने का नुकसान हुआ? अब बताएं बेटा टोटल लॉस। अरे इधर इधर कितना होगा? 5,00,000, 6,02,000। अब लगा लें टोटल कितना आ गया? 11,22। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों की ये टैली ना हो। समझ में आया? बोलो। ध्यान रखना, बैलेंस शीट से एक एक असेट उठाना, आदि एक भी असेट भूल गए तो आंसर टैली नहीं होगा। क्लियर? हेलो, ध्यान रखना, सारी एसेट लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, मैंने सारी एसेट लिखी। अदर फिक्स एसेट भूल गए तो देखो 50,000 रुपए का डिफरेंस आ गया कि नहीं? चलो ओके टैली, इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। बताओ बेटा, क्या ये बनाना बहुत टफ है? अब फॉर्मेट याद हुआ कि नहीं? जब आप बोल रहे थे उस दिन की फॉर्मेट बहुत बड़ा है, अभी याद हुआ? बताओ, इस फॉर्मेट को याद करने के 12 नंबर मिलेंगे, तो क्या ये बुरा है हमारे लिए? बस असेट माइनस लायबिलिटी करना, फॉर्मेट में लिखना है, बन जाएगा। तो क्यों ना आपको एक होमवर्क दिया जाए, दूं एक होमवर्क? ओके, तो एक होमवर्क जो आप लोग बना के लाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? स्टडी मटेरियल का दूं कि अदर देन स्टडी मटेरियल दूं? अदर देन स्टडी मटेरियल दूं? ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के अलावा देख लो एक क्वेश्चन आप घर पे बनाएंगे, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है बच्चों? लिस्ट एचपी बनाना है, ठीक है? ओके, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका लार्ज कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए। ये लीजिए, ले लिया?
हाँ बच्चों, जी बेटा बिल्कुल कंफर्म हो जाता है।